वेलकम सक्सेस नेत्रा। और जो आज हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 56। इसमें हम बात करेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के बारे में। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 56। अगर हम बात करते हैं सेबी की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेबी की जो है फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम सेबी को बोलते हैं आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो आपकी सेबी की फुल फॉर्म है वो जगह आपकी पूछी जाती है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो आपका सेबी कहलाता है। और अगर हम बात करें इसके गठन की, यानी कि इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, तो इसके इस्टेब्लिश किया गया था इसको 30 जनवरी 1992 के अंदर में। और जो सेबी है उसको पावर कहाँ से मिलती है? उसको पावर मिलती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि सेबी एक्ट 1992 का जो सेबी एक्ट है उससे इसको जो भी इसके पास में पावर है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इसके पास में लीगल प्रोसेस है, वो यहाँ से पावर अपनी लेता है। और अगर हम बात करते हैं इनिशियल में, तो जो इनिशियल में था आपका जो ये है सेबी था, वो आपका एक नॉन स्टेटरी बॉडी था। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी इनिशियल में, तब इसकी स्थापना एक रेजोल्यूशन के थ्रू की गई थी, यानी कि एक अध्यादेश के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में की गई थी। वो की गई थी इसकी अप्रैल 12, 1988 को। और इसकी स्थापना करने के पीछे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका मेन जो मोटो था, जो उसका इंटरेस्ट था, वो था कि जो इन्वेस्टर हैं उनके जो इंटरेस्ट है उनको हमको प्रोटेक्ट करना है, और जो हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको हमको रेगुलेट करना है। यानी कि इनिशियल में 1988 के अंदर में जो आपका सेबी है उसको एक नॉन स्टेटरी बॉडी के रूप में इसका गठन किया गया। लेकिन लेटर इसका 1992 के अंदर में क्या हो गया कि ये आपकी एक स्टेटरी बॉडी आपकी हो गई। अगर हम बात करते हैं सेबी के हेडक्वार्टर की, तो आपके सेबी के जो हेडक्वार्टर्स है आपको मिलेंगे मुंबई में, और इसी के साथ साथ में इसके आपको 4 रीजनल ऑफिस भी आपको देखने को मिलेंगे। जो 4 रीजनल ऑफिस हैं वे आपके होते हैं अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता में। यहाँ पे आप इसके जो रीजनल ऑफिस हैं ये आपके हैं। अगर आप बात करते हैं सेबी के करंट चेयरमैन की, अगर जब मतलब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि आपका अक्टूबर 2023 में, तो इसका जो करंट में चेयरमैन है वो है मधुभाई पुरी भूज। और अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये आपकी सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन भी आप इसको कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेबी के मेंबर्स के बारे में, तो इसमें एक चेयरमैन होता है जिसको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा में। इसी के साथ साथ में आपके जो 2 मेंबर या ऑफिसर होंगे वो आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे होंगे। एक मेंबर यहाँ पे आएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। देन आपके जो 5 मेंबर्स होंगे वो उनको भी नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो भी 5 मेंबर होंगे इनमें से जो 3 है, कम से कम 3 मेंबर ऐसे होंगे जो आपके फुल टाइम यानी कि होल टाइम मेंबर्स इसमें होंगे। यानी कि इसमें आपका एक चेयरपर्सन हो गया, 2 आपके जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके ऑफिसर्स होंगे या उनके कोई मेंबर्स हो गए। देन आपका एक मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हो गया। इसके साथ साथ में जो 5 मेंबर हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और जो 5 मेंबर्स गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं उनमें से जो एटलीस्ट 3 है वे आपके फुल टाइम मेंबर्स यहाँ पे होंगे। तो इसको कंपोजिशन आप बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अब बात कर लेते हैं सेबी के बैकग्राउंड की। जब तक हमारे पास में सेबी नहीं था तो हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट, उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो देन हमारे पास में यहाँ था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी जो सेबी से पहले आपके जो इंटरेस्ट है सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में वो आपके प्रोटेक्ट करते थे इन्वेस्टर्स के। और जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज है इसको इनकी पावर मिलती थी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट 1947 से। लेकिन इसके साथ साथ में इसके बाद में 1988 में क्या होगा कि जो सेबी है उसका गठन किया गया एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके रेजोल्यूशन के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली में एक नॉन स्टेटरी बॉडी थी जो 1992 में आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी बन गई। और इसको जो आपका जो प्रॉपर सेबी एक्ट है 1992 का, वहाँ से इसको पावर मिल गई। जो आपकी सेबी है वो आपकी क्या करते हैं, जो आपकी जो प्राइमरी मार्केट है उसको रेगुलेट करेगी, जो सेकेंडरी मार्केट है उसको
ये रेगुलेट करेगी म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपकी जो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में मैंने इन डिटेल आपको बताया हुआ है। और जो सेबी के गठन करने के पीछे मेन जो एम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो है कि हमारे पास में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास में जो भी मतलब इन्वेस्टर हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का उनके साथ में फ्रॉड ना हो, उनको लॉस ना हो, उन सब चीज़ों को उनको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ में जो हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर में हम डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सेबी का काम यहाँ पे निकल के आता है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया। अब बात करते हैं जो आपका जो सेबी है उसकी जो पावर एंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी क्या है कि आपकी एक क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी से क्या है, ये जो आपकी लेजिस्लेटिव, अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, यानी कि आपकी जो आप बोल सकते हैं जैसे आपका लोकसभा होती है, जैसे आपकी राज्यसभा होती है, जैसे आपकी विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, तो इसी तरह इनको हम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब बोलते हैं हम इनको। तो आपकी जो क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने जो कानून है वो अपने बना सकती है। एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी का क्या होगा, जो आपकी जुडिशियल बॉडी का क्या होता है, वो कोई भी आपका जो न्याय है उनको कर लेती है। तो जब क्वासी जुडिशियल बॉडी से अर्थ हो गया कि जो आपकी जो सेबी है उसके पास में अपने जो नियम है, कानून है, उनको बनाने की पावर है, और इसके साथ साथ में अगर कोई उनको वायलेट करता है उन रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो उसके उन पे इंक्वायरी बैठाने की, और अगर कोई इसमें फ्रॉड करता हुआ या ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनको पेनल्टी देने के का भी इसके पास में अधिकार है। इसलिए इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इश्यूअर। हमारी मार्केट के अंदर मेनली तीन तरह के लोग होते हैं। एक आपका होगा आपका जो ईश्वर क्या होगा कि जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कोई कंपनी है ए, इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या जाएगा आपके स्टॉक मार्केट के अंदर में जाएगा और शेयर अपने इश्यू कर देगा, और उन शेयर के बदले ये क्या है कि जनरल पब्लिक से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा लेते हैं। तो ये होते हैं आपके इश्यूअर। देन आपका आ जाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होते हैं कि जो इन शेयर को बाई करते हैं, यानी कि जो भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है जो उन फंड को देते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। एंड देन आपका जो इंटरमीडिएटरी है उसको बोलते हैं कि जो मतलब एक तरह से बोरोवर है और जो लेंडर है, यानी कि जो कंपनी है जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है और जो इंसान है जो फंड दे रहा है, उन दोनों के बीच में जो इंसान होगा उसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएटरी। तो इन तीनों के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना जो सेबी का है वो मेन काम है। यानी कि जो आपका इश्यूअर है, यानी कि जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके इन्वेस्टर है जो आपका जो जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको पैसा दे रहा है, जो इंटरमीडिएटरीज हैं जो इनके बीच में हैं, उन तीनों के जो भी उनके साथ में इश्यू है उनको सॉर्ट आउट करना, और वो एक स्मूथ वे में काम करते रहें। तो ये आपका जो सेबी है इसका एक मुख्य काम आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपका जो सेबी है, जो सेबी के चेयरमैन है, उसके पास में अथॉरिटी है ऑर्डर इशू करने की, सर्च एंड सीज ऑपरेशन इन रेस्पेक्ट टू एनी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय इट। यानी कि उसको अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस किसी भी कंपनी के द्वारा या किसी भी इंसान के द्वारा में की जा रही है जो कि इलीगल है, और उससे लगता है कि हाँ जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर आपके जो इंटरमीडिएटरी हैं या फिर आपके जो इश्यूअर है उनके जो इंटरेस्ट है वो आपके हार्म हो सकते हैं, तो उस केस में जो सेबी के चेयरमैन है उसके पास में अथॉरिटी है कि उस पर्टिकुलर कंपनी या फिर उस पर्टिकुलर इंसान यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑपरेशंस है वो उनको सर्च का भी ऑर्डर दे सकता है, या फिर उसके जो ऑपरेशंस है उनको वो सीज भी कर सकता है। रेगुलेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट। तो सेबी का देन इसके जो फंक्शंस है उसके अंदर फंक्शन की बात करें, फिर पावर की बात करें, जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट है उसके अंदर में जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही हैं इनको रेगुलेट करना है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है, इसमें क्या होता है कि आप जो शेयर होते हैं आपका पंप हो जाता है या फिर आपका डंप हो जाता है। यानी कि जो पंप एंड डंप है वो किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आ रहा है कि मार्केट के अंदर में स्लो आ रहा है या कंपनी के जो गुड्स हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, ओके है। लेकिन क्या है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं उनको जानबूझकर पंप करना, उनकी जानबूझकर मतलब उनकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, या फिर जानबूझकर किसी अच्छी कंपनी के शेयर को बेच देना। तो पंप एंड जो डंप होता है वो इस तरह की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो ना हो, तो उनको भी रेगुलेट करना आपका सेबी के अधिकार क्षेत्र के अंदर में आता है। इट कैन रेगुलेट एनी मनी पूलिंग स्कीम्स ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स टू इन्वेस्ट इन सेम अमाउंट। आपकी जो अगर हम बात करते हैं
जो सेबी है वो आपकी जो मनी पूलिंग स्कीम्स हैं 100 करोड़ रुपए तक की या फिर इससे अधिक की, उनको भी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी की है। जो आपकी जो मनी पूलिंग स्कीम है, अगर हम बात करते हैं मनी पूलिंग स्कीम, आप ऐसे अगर मैं जनरल भाषा में बताऊं तो आप बोल सकते हैं कमेटी की तरह के होते हैं कि कुछ एक ग्रुप होता है, उसके अंदर में कुछ लोग होते हैं, वो समय समय पर एक फिक्स अमाउंट है वो इकट्ठा करते हैं एक जगह और इसकी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको दे देते हैं। तो अगर मतलब एक जैसे क्राउड फंडिंग तरह इसको आप बोल सकते हैं। तो ये भी जो होती है उनको रेगुलेट करने का काम भी आपका सेबी का होता है। टू अप्रूव ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज देयर लॉ रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर, अगर कोई भी सिक्योरिटी एक्सचेंज है उसको ओपन करना है, उसके लिए कोई नियम बनाना है, कोई ब्रोकर है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई सब ब्रोकर है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये सब आपके जो पावर्स हैं वो सेबी के अंडर में आते हैं। सेबी से उनको अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना, अगर कोई भी है अपने इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहता है। सेम हिंदी में हो गया। अगर हम बात करते हैं सेबी के अंदर में अभी तक के रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग यानी कि जो ई ट्रेडिंग है वो 1994 के अंदर में इंट्रोड्यूस की गई सेबी के द्वारा। इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी भी इंसान को शेयर है तो उसको हार्ड पेपर के फॉर्म में वो शेयर बाई करने होते थे, तो उसको कई बार कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग यहाँ पे इशू की गई। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी 1996 के अंदर में आया विच रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट, यानी कि कोई भी कंपनी है उसके शेयर को कोई किसी इंसान को बाय करने से पहले क्या होता था कि वो क्या करेगा कि वो शेयर अपने इशू करेगा और जो भी इंसान शेयर बाय करता है तो उसको उन पेपरों को लिख के देता था, तो उनके जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स थे वो अपने पास में संभाल के रखने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है कि आपके जो शेयर्स हैं वो आप ई स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे आप भी देखते हो फ़ोन के अंदर में आपने कोई भी शेयर बाई कर लिया है, अपने कोई भी आपका ब्रोकर का या फिर ज़ीरोधा वगैरह हो गया या फिर क्रिप्टो के अंदर में आप फाइनेंस आपका हो गया, वजीरेक्स आपका हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो देन मतलब आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, आपके जो शेयर्स हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप स्टोरेज कर सकते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 1996 के अंदर में। आपके जो इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड विच कंपनसेट्स इन्वेस्टर ड्यू टू फ्रॉडियंट प्रैक्टिस, यानी कि किसी भी फ्रॉड प्रैक्टिस के कारण अगर कोई भी इन्वेस्टर है उसका लॉस हो जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है सेबी के द्वारा में। इसी के साथ साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन यानी कि NSE CDSL टू स्ट्रेंथन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, यानी कि जो आपकी जो शेयर मार्केट्स है उससे रिलेटेड जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, वो भी आपका जो सेबी के रिफॉर्म के अंदर में आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे आपका NSE हो गया, आपका जो CDSL वगैरह हो गया, तो इन सब के लिए जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, जो बिल्डिंग वगैरह बनाई है, वहाँ पे जो फैसिलिटेट किया है उनको, तो वो भी आपके जो सेबी के रिफॉर्म के अंदर में आपको काउंट करें, क्योंकि उससे जो क्या है हमारी जो सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो हमारी है उसकी जो फंक्शनिंग है वो आपकी स्मूथ हुई है। अगर हम बात करते हैं सेबी के साथ में जो इश्यूज़ हैं, मतलब क्या चैलेंजेस इसके सामने हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो एक तो है कि आपकी जो मार्केट है उसके अंदर में स्टेबिलिटी बना के रखना, ये और जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना, मेनली ऐसे टाइम पे जब कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। जैसे आपका जो अगर हम बात करते हैं कोविड-19 एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिसेंट का एक एग्जाम्पल है, उसके द्वारा में क्या है कि बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, सब मार्केट के जो स्टॉक्स है वो डाउन चले गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर में जो हमारी मार्केट है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, तो उसको मेंटेन करने का काम भी आपका जो मतलब एक तरह से पैनिक ना हो किसी भी चीज़ को लेके, जो पब्लिक है उसका पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमारी मार्केट के अंदर में बना रहे, तो वही काम आपका जो सेबी का है। इसी के साथ साथ में जो आपका जैसे जैसे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर आपका जो ई स्टोरेज आपका जो फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ई ट्रेडिंग आपका जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह आपका बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हमारे साथ में जो साइबर सिक्योरिटी है उसका रिस्क भी उसी लेवल पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन सब क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग की या फिर आपकी जो ई स्टोरेज है हमारे शेयर का, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, और टेक्नोलॉजी के अंदर में जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारा बढ़ेगा उसी साथ साथ में हमारे पास में जो साइबर थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो इसको भी काउंटर करने की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ में जो इंडियन की जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको जो ग्लोबल मार्केट है उसके साथ साथ में एक आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर में उसको रखना, उसके साथ में अपना कंधे से कंधा मिलाकर आपका बोल सकते हैं चलना, उसके साथ में आपको ग्लोबल मार्केट है उसके साथ में इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करने के लिए इसको जो क्रॉस हर कंट्री के अपने अलग रूल हैं, अलग रेगुलेशंस हैं, तो उनके साथ में इनको जो लीगल
क्रॉस बॉर्डर लीगल एंड जो कंप्लेंसेस इश्यूज वहाँ पे आते हैं, तो उनको भी काउंटर करने की रिक्वायरमेंट है कितना कि हम कैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि अदर कंट्री के साथ साथ में हम इंटेलेक्चुअल रिलेट कर पाएँ और उनकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके साथ में हम जो आपकी इंडियन की जो मार्केट है उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकें। इसके साथ साथ में जो हमारे जो एक जनरल यूजर्स हैं, जो एक आम आदमी है, उसके बारे में उसको एजुकेशन देना, उसको जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अवेयरनेस फैलाना कि आप वो आसानी से पहचान सकें कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो मतलब कंपनी के बारे में एक प्रॉपर जानकारी, जिससे कि वो किसी भी मतलब बोल सकते हैं कि इजी मनी के चक्कर में अपना पैसा ना गवा दे। उनको प्रॉपर एक अच्छी एजुकेशन हो कि कितना हमारा रिस्क इन्वॉल्व है, किस प्रकार से उनको कैलकुलेट करना है, वो सब चीज़ें भी आपका जो एजुकेशन प्रोवाइड करना वो भी आपका एक, क्योंकि आज भी हमारे कंट्री के अंदर में क्या है कि मैक्सिमम लोगों के पास में आपकी जो सिक्योरिटी मार्केट है, आपकी शेयर मार्केट है, उसको लेके एक डर बना हुआ है। बोलते हैं अगर आज भी एक आम भाषा में कि एक जुआ है, एक सट्टा है, लेकिन प्रॉपर लोगों को एजुकेट करना जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इतनी ना हो, हमारी कंट्री के लोग भी इतने अवेयर हो कि वे भी अपनी इकोनॉमी के अंदर में, अपनी अच्छी कंपनी के अंदर में कंट्रीब्यूट करें, उन पर इन्वेस्ट करें, जिससे हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो आपकी ग्रो हो। इसके साथ साथ में जो आपके जो इनोवेशंस हैं जो अदर कंट्री के अंदर में हो रहे हैं या हमारी कंट्री के अंदर में जो अच्छे इनोवेशंस हैं, जैसे आपका जो ई ट्रेडिंग है उसको हम कैसे और ईजी कर सकते हैं, जो हमारे पास में जो साइबर सिक्योरिटी है उसका थ्रेट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, किस प्रकार के रेगुलेशंस हैं कि हमारी कंट्री के अंदर में जो फ्रॉड्स हैं जो हो रहे हैं वो कम हो, उन सब चीज़ों को लेकर भी आपके जो है थोड़ा सा आपके चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको सेबी के अंदर में। अब हम बात कर लेते हैं सेबी के अंदर में जो आपके वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कि जो भी हमारे साथ में चैलेंजेस हैं उनको सुधारने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। एक क्या है कि जो हमारी कंट्री के अंदर में जो भी सिक्योरिटी मार्केट है उसको प्रॉपर कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग हो और उसी के साथ साथ में उसको हम इम्प्रूव करें इंटेलिजेंस के बेस पे। यानी कि इंटेलिजेंस के बेस पे क्या है कि अगर हमको लग रहा है कि हमारी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में, यानी कि हमारी जो एक्सचेंजेस है उनके अंदर में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो मार्केट को अंदर से ही मतलब अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहे हैं, जिस कंपनी का शेयर बढ़ाना है वो बढ़ा दे रहे हैं, जिस कंपनी का शेयर घटाना है, मतलब जो इनिशियल लेवल पे जो आंतरिक रूप से जो चीज़ें होती हैं वो ना हो, तो उसमें हमको जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ में हमारे जो हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम किस प्रकार से अच्छे से हम इन्फोर्स कर सकते हैं उसको स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट है। हमारे जो इनोवेशंस हैं कि हम कैसे आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको हम उसका रिस्क हम कम कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हैं, या फिर हम कैसे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है वो हर घर तक पहुंचा सकते हैं, कैसे हम इसको ईजी बना सकते हैं कि एक आदमी भी ईजी तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सके। तो वो सब इनोवेशन है उसको भी हम थोड़ा प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ में हमारे जो मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके जो बड़े शहर हैं, जो आपकी मेट्रो सिटी है, उसी के अंदर में आपके जो एक्सचेंजेस हैं उनके आपके हेडक्वार्टर्स वगैरह या फिर रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। आपके जो नॉन मेट्रो सिटी है वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर वहाँ पे भी इससे लेके डेवलपमेंट होगा तो वहाँ के लोगों के अंदर भी इससे लेके जो अवेयरनेस है वो आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ में जो आपकी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर लीगल एंड इश्यूज हैं जो हमारी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को ग्लोबल मार्केट के साथ में चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनको हमको कम करने की रिक्वायरमेंट है। अपने आप को थोड़ा सा हमको एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फ्लैक्चुएट आप बोल सकते हैं कि मतलब बिल्कुल हार्ड एंड स्ट्रिक्ट नहीं रहना है कि हमारे जो रूल्स हैं ये बिल्कुल डिट्टो हैं और हम इस पे ही टिके हुए हैं। अगर हमको जो रिक्वायरमेंट पड़ती है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो अपने आप में हमको चेंजेस लाने की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ताकि हम अपने जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके साथ में खुद को अलाइन कर सकें। और आपकी जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके अंदर में जो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लाने की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो। और जो आपकी जो मेन आ जाता है साइबर सिक्योरिटी, कि हमको जो साइबर सिक्योरिटी पे अभी, क्योंकि जैसे जैसे आपका जो अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी प्रकार से सब आजकल मैक्सिमम चीज़ें हमारी ई प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती है। तो हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का इश्यू है वो हमेशा एक मेन चैलेंज हमारे सामने रहेगा, तो इसके अंदर में भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ आप वे फॉरवर्ड के अंदर में ये चीज़ें लिख सकते हैं।
सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन कीप सपोर्टिंग, और आपका जो फीडबैक है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @सक्सेसनेत्रा, और इसी के साथ साथ में इस लेक्चर की PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ड्राइव का, वहाँ से भी जाकर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।